अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टेडी स्टेट पावर एनालिसिस। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में वेरिएबल में पावर के बारे में पढ़ चुके हैं। पावर किसके इक्वल होती है? पावर इज़ P = V × I। अब जब हम साइनसॉइडल सर्किट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी पावर PT इक्वल होगा VT × I, ठीक है। PT will be VT × IT। और हमें पता है साइनसॉइडल में वोल्टेज और करंट इस फॉर्म में होते हैं। PT will be Vm cos of omega t plus theta v phase angle, IT will be Im magnitude of current cos of omega t plus theta I फेज एंगल उस करंट का। तो पावर किसके इक्वल हो जाएगा? वोल्टेज इनटू करंट। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो सिग्नल है, हमें पता है साइनसॉइडल सिग्नल है, कंटिन्यूसली उसके साइकिल चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल आता है, नेगेटिव साइकिल आता है। तो इसकी वजह से टाइम स्केल t पर किसी खास टाइम इंस्टेंट पर, लेट्स से दिस इज 0 एंड दिस इज इन्फिनिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको पावर मेजर करनी हो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, तो आप यूजिंग इंस्टेंटेनियस पावर फार्मूला वो पावर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला टाइप करते हैं। जाहिर सी बात है उसमें टाइम t इन्वॉल्व होगा। तो अगर पावर VT × IT के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं Vm Im cos of omega t plus theta v into cos of omega t plus theta I। VT और IT की वैल्यूज पुट कर दें तो ये बना Vm Im cos of omega t plus theta v cos of omega t plus theta I। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आई डोंट नो किस फॉर्म में पड़ी है, cos phi1 cos phi2 is equal to 1/2 cos of phi1 minus phi2 plus cos of phi1 plus phi2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम यूज करें इस फॉर्म में, तो cos phi1 cos phi2 cos this is phi1 omega t plus theta v and omega t plus theta is phi2। तो अगर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 Vm Im cos of phi1 is omega t plus theta v minus omega t minus theta I, phi1 minus phi2 plus cos of omega t plus theta v plus omega t plus theta I। तो PT किसके इक्वल बन गया? PT will be
1/2 VM IM, ये इससे कुछ हो जाएगा cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i प्लस cos ऑफ टू ओमेगा t प्लस थीटा v प्लस थीटा i। वन बाई टू VM IM cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i प्लस cos टू ओमेगा t प्लस थीटा v प्लस थीटा i। ये जो रिलेशन है ये बनता है इंस्टेंटेनियस पावर। अब इस रिलेशन को यूज़ करके हम किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे वो पावर फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। Circuit in the 9 point figure 9.1, ये figure 9.1 ये वाली has the following parameter Vt is equals to 4 cos omega t plus 60 degree। कहते हैं अगर इस सर्किट में Vt 4 cos omega t plus 60 degree को and Z is 2 एंगल 30 डिग्री, जो Z है वो 2 एंगल 30 डिग्री होगा। वी विश टू डिटरमाइन इक्वेशन फॉर द करंट एंड द इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड प्लॉट दीज फंक्शंस विद द वोल्टेज ऑन अ सिंगल ग्राफ फॉर कंपैरिजन। अच्छा, हमने एक तो इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करने हैं, करंट फाइंड करना है और फिर इनको प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, करंट को, वोल्टेज को और पावर को, और फिर में कंपेयर करना है। तो I अगर हम फाइंड करना चाहें, अगर इसको फेजर की फॉर्म में लिखें तो V किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 4 एंगल 60 डिग्री। I किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू V ओवर Z। V इज 4 एंगल 60 and C is 2 एंगल 30 डिग्री। ये क्या बना, 2 एंगल 30 डिग्री। डिवीजन है तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। या इसको मैं लिख ही दूँ इस फॉर्म में, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज 2 एंगल 30 डिग्री। ये आ गया I। अगर ये I है, IT क्या बन जाएगा, IT विल बी 2 cos ऑफ ओमेगा t प्लस 30। अच्छा, अब हमने फाइंड करनी है पावर। पावर किसके इक्वल होती है, वो हमें ये फार्मूला गिवन है, अभी हमने ड्राइव किया है। तो पहले इसको क्या लिखते हैं, 1/2 VM इज 4 IM इज 2 cos ऑफ थीटा v इज 60 डिग्री माइनस थीटा I इज 30 डिग्री प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस थीटा v इज 60, थीटा I इज 30, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
30 क्या होता है? कितना? अंडर रूट की फॉर्म क्या? अंडर रूट 3/2 प्लस और ये उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 cos ऑफ 2 omega t प्लस 90 डिग्री। तो 2 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 4 cos ऑफ 2 omega t प्लस 90 डिग्री। ये आपकी आ गई इंस्टेंटेनियस पावर। अगर हम IT, VT और PT का प्लॉट ड्रा करें, ये आपकी बुक में भी फिगर 9.2 में गिवन है। तो लेट्स से अगर ये वोल्टेज है, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। Let's say this is VT, this is IT। तो पावर किसके इक्वल होगी? अब इनका मैग्नीट्यूड रफली आपको पता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अगर ये 4 है, VM 4 है, IT आपको पता है इसका पावर है 2 है, पावर का मैग्नीट्यूड 2 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है? 3.46। तो उसमें 4 cos ऑफ 2 omega t प्लस 90। अब t की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके पास पावर आती जाएगी। लेकिन आपने जो चीज ऑब्जर्व करनी है वो क्या है? करंट ओमेगा टी, वोल्टेज ओमेगा टी, पावर में 2 omega t। मीन्स जब वोल्टेज और करंट का एक साइकिल पास होता है तो पावर के 2 साइकिल पास हो जाते हैं, मतलब यहाँ तक पावर 2 साइकिल करेगी। से अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के लिहाज से उसी टाइम इंटरवल में 200 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जब करंट और वोल्टेज एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, पावर 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती है। ये आपकी फिगर 9.2 है, बुक में ज़रा ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, उसे देख लीजिएगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जब करंट और वोल्टेज एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो पावर 2 साइकिल कंप्लीट कर देती है। और इनका जो फेज डिफरेंस है आपस में रफली स्केच कर रहा हूँ, 30 डिग्री 60 डिग्री, इनका जो फेज डिफरेंस बन रहा है वो रफली आपको इसका आइडिया नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जब बुक में ये डायग्राम देखेंगे, फिगर 9.2 है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी टाइम एक्सिस में जो डायग्राम प्लॉट की गई होती है उसमें फेज डिफरेंस मुश्किल से ही पता चलता है। तो फेजर डायग्राम अगर आप ड्रॉ करें तो फेज डिफरेंस उसमें ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये तो था इंस्टेंटेनियस पावर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
अब हम करेंगे एवरेज पावर। स्टूडेंट हमने इससे पहले पढ़ा है इंस्टेंटेनियस पावर, अब हम पढ़ रहे हैं एवरेज पावर। तो एवरेज पावर किसी भी पीरियोडिक वेव फॉर्म की क्या होगी कि उसको कैलकुलेट कर दिया जाए, उसको इंटीग्रेट कर लें हम उसके टाइम पीरियड में और डिवाइड कर दें उसी टाइम पीरियड से, तो ये एक तरह से इसकी एवरेज पावर बन जाएगी। अब एवरेज पावर हमें क्यों चाहिए होती है कि एक हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल है तो वो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है इंस्टेंटेनियस पावर भी हर पॉइंट पर चेंज होगी, तो हम चाहते हैं हमें एक एवरेज पावर मिल जाए जिससे हम यूज़ कर सकें अपनी कैलकुलेशन में। तो हम क्या करते हैं कि साइनोसाइडल का टाइम पीरियड देखते हैं, उस टाइम पीरियड के विद इन उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं उसी टाइम पीरियड से, तो इस तरह हमारे पास आ जाती है एवरेज पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर को ओवर द टाइम पीरियड अगर हम इंटीग्रेट करें और उसी टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज पावर, और यही एवरेज भी यही होता है। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस पावर किसके इक्वल होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया है, टी नॉट इज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, प्लस उसमें उसका टाइम पीरियड ऐड कर दें। तो इंस्टेंटेनियस पावर किसके इक्वल थी, Vt इंटू आई टी। Vt क्या था, Vm, और It था Im cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा v cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा i। Vt है ये थी हमारे पास Vm cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा v इंटू Im cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ये थी हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर। और हमने इसको जो ड्राइव किया था, अगर हम उस ड्राइव फॉर्म में लिख लें तो वो क्या बनी थी, Vm Im डिवाइड बाय 2 एंड cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i प्लस cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा v प्लस थीटा i, ये हमारे पास बनी थी इंस्टेंटेनियस पावर, उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन था। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले अगर आप इसको पर थोड़ा सा गौर कर लें तो इसका आंसर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Vm कांस्टेंट है, Im कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है, इनटू cos थीटा v माइनस थीटा i, थीटा v भी कोई कांस्टेंट है, थीटा i भी कोई कांस्टेंट है, तो cos का आंसर भी कोई कांस्टेंट आएगा। तो इंटीग्रल की जो फर्स्ट टर्म बनेगी Vm Im डिवाइड बाय 2 cos थीटा v माइनस थीटा i, ये कोई कांस्टेंट टर्म बनेगी। फिर यही Vm Im मल्टीप्लाई होगा 2 cos 2 ओमेगा t प्लस थीटा v प्लस थीटा i से, ये वेरिएबल टर्म है। अब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को उसके विद इन टाइम पीरियड इंटीग्रेट किया जाए तो आंसर क्या आता है, टी नॉट प्लस टी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लें, लेट्स से ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसको उसी के टाइम पीरियड में इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर उसी टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, टी पर लिमिट आ गई टी नॉट प्लस टी एंड टी नॉट, क्या होगा ए पावर टी नॉट प्लस टी माइनस दिस लिमिट माइनस दिस लिमिट टी नॉट, टी रह गया, टी से कैंसिल होगा ए। तो कांस्टेंट को अगर उसी के टाइम पीरियड
में इंटीग्रेट किया जाए और उसी टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया जाए तो कांस्टेंट इटसेल्फ रिपीट करता है खुद को, ठीक है, कांस्टेंट इटसेल्फ खुद को रिपीट करता है। तो एक तो चीज़ हम ये पता चल गई। दूसरा सिग्नल देखें, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, cos 2 omega t प्लस थीटा बी प्लस थीटा आई जो भी है, बहरहाल ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। लेट्स से मैं किसी साइनोसॉइडल सिग्नल को सिंपल सा सिग्नल ले लेता हूँ cos t dt, इसको उसके टाइम पीरियड से इंटीग्रेट करता हूँ, लिमिट क्या ली है t0 टू t0 प्लस t, और फिर उसी टाइम पीरियड से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/t cos ओमेगा t क्या होता है, cos t क्या होगा sin t, लिमिट क्या आ जाएगी t0 प्लस t 1/t sin t0 प्लस t माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin t0 sin अल्फा प्लस बीटा क्या होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, इसको अप्लाई कर दिया माइनस sin t0। तो ये t क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड साइनसॉइडल सिग्नल का क्या होता है 2 पाई, और साइनसॉइडल सिग्नल का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, या हम उसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, अगर हम लिखते हैं 2 पाई ओवर ओमेगा। लेट्स से फिलहाल हम सिंपल सा केस ले रहे हैं cos ओमेगा t, तो 2 पाई होता है, हमें पता है कोई भी टाइम पीरियड, तो cos 2 पाई क्या होगा 1, sin t0 इंटू 1 प्लस cos t0 sin 2 पाई क्या होगा 0 माइनस sin t0, तो sin t0 माइनस sin t0 कैंसल, आंसर 0। तो किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल को अगर उसके विद इन टाइम पीरियड आप इंटीग्रेट करें और उसी टाइम पीरियड से डिवाइड करें या ना करें, बहरहाल अगर किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल को उसके टाइम पीरियड के अंदर आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो 2 मेगा t एक साइनसॉइडल सिग्नल है, अगर आप इसको t0 और t0 प्लस t विद इन इसके टाइम पीरियड इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। अगर मैं इसको ब्रॉडर टर्म में लिख लूँ, एक्सपेंड करके लिख लूँ दोनों को अलग अलग, t0 प्लस t vm im by 2 cos of theta v माइनस थीटा i dt, ये बन गई कांस्टेंट टर्म, प्लस 1/t t0 प्लस t cos of 2 मेगा t प्लस थीटा v प्लस थीटा i dt। अब थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है कि ये टर्म कांस्टेंट बनता है, Vm कांस्टेंट, Im कांस्टेंट, cos थीटा भी माइनस थीटा i भी कांस्टेंट होगा, तो उसको कांस्टेंट होकर उसके टाइम पीरियड में इंटीग्रेट किया जाए, उसी टाइम पीरियड से डिवाइड किया जाए तो कांस्टेंट रिपीट हो जाता है। कांस्टेंट क्या करता है, रिपीट हो जाता है। तो ये एज इट इज आ जाएगा 1/2
Vm Im cos of थीटा v माइनस थीटा i, ये एवरेज फाइंड करें। और दूसरी टर्म हमने भी प्रूव किया है कि साइनसॉइडल सिग्नल को अगर उसके टाइम पीरियड में आप इंटीग्रेट करें तो वो 0 हो जाता है, तो सेकंड पार्ट 0 हो गया। तो एवरेज पावर किसके इक्वल आई? 1/2 Vm Im cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i। तो किसी भी सिग्नल की अगर आपने एवरेज पावर फाइंड करनी है तो सिंपली आप Vm Im cos ऑफ थीटा v माइनस थीटा i से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो, अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो तो क्या होगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की क्या प्रॉपर्टी है साइनसॉइडल के लिहाज से? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। तो अगर थीटा v 40 है लेट्स से, तो थीटा i भी 40 होगा। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में एवरेज पावर हमेशा किसके इक्वल होगी? 1/2 Vm Im, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल इन फेज होते हैं, ठीक है। अगर करंट का एंगल 70 है, वोल्टेज का भी 70 होगा, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस हमेशा 0 आएगा, cos 0 1 हो गया। तो प्योर रेजिस्टिव के केस में आप लिख सकते हैं 1/2 Vm Im आपका एवरेज पावर होगा। अब ये तो हो गया प्योर रेजिस्टिव केस। अगर प्योर रिएक्टिव केस है, प्योर रिएक्टिव केस से मेरी मुराद है कि सर्किट में या सिर्फ इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है, ठीक है, या सिर्फ इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है। तो इंडक्टर के केस में क्या होता है? वोल्टेज V है अगर ये, तो इंडक्टर के केस में IR 90 डिग्री लैग कर रहा होता है, ठीक है। कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री लीड कर रहा होता है वोल्टेज से। मींस वोल्टेज और करंट में हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, सिर्फ अगर इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में या सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, प्योर रिएक्टिव सर्किट की बात करें। तो ऐसे केसेस में थीटा v और थीटा i का डिफरेंस हमेशा क्या बना करेगा? 90, ठीक है। वोल्टेज अगर 0 है तो करंट 90 होगा, वोल्टेज 90 है करंट 0 होगा, वोल्टेज 90 है करंट 180 होगा, ठीक है। जो ये डिफरेंस बनेगा हमेशा 90 डिग्री आएगा प्योर रिएक्टिव केस में, चाहे -90 आए या चाहे +90 आए। थीटा v माइनस थीटा i प्योर रिएक्टिव केस में हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है, प्योर इंडक्टर है तो करंट 90 डिग्री लैग कर रहा होता है, प्योर कैपेसिटर है तो करंट 90 डिग्री लीड कर रहा होता है, तो दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो cos 90 0, तो मींस एवरेज पावर अगर आप फाइंड कर रहे हैं किसी भी रिएक्टिव कंपोनेंट की तो वो हमेशा 0 होगी, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज पावर को रियल पावर भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट के अक्रॉस एग्जिस्ट करती है। रिएक्टिव कंपोनेंट्स की एवरेज पावर हमेशा 0 होगी। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्टोरिंग एलिमेंट जितनी पावर या जितनी एनर्जी स्टोर करते हैं वो उतनी ही एनर्जी रिलीज भी कर देते हैं सर्किट, ठीक है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो क्योंकि एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों का डिफरेंस सेम बन जाता है, तो इसलिए एवरेज 0 है। पॉजिटिव के साथ एब्जॉर्ब उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव रिलीज, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या बनता है? 0। तो इसलिए प्योर रिएक्टिव कंपोनेंट की एवरेज पावर हमेशा 0 होगी।
इस केस में हमेशा प्योर रेजिस्टिव के केस में क्या बना करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है अगर, तो डिफरेंस क्या बनेगा 1/2 Vm Im, ये कॉज ऑफ डिफरेंस हमेशा 0 बनेगा, ठीक है। तो ये 1/2 Vm Im के इक्वल होगा। अगर प्योर रिएक्टिव है, प्योर रिएक्टिव है तो 1/2 Vm Im कॉज ऑफ थीटा v माइनस थीटा i हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो इसलिए ये हमेशा 0 होगी। एवरेज पावर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो हमेशा 0 हो। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। सर्किट है ये कोई सर्किट है, कहते हैं we wish to determine the average power absorbed by the impedance shown। इम्पीडेंस जो नज़र आ रही है आप फाइंड करेंगे एवरेज पावर अब्जॉर्ब कितनी है। तो हमें नज़र आ रहा है सिंपल एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में हम आई कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओम्स लॉ I = V/R और V/Z। V is 10 angle 60 and Z is 2 plus J2, या 2 square plus 2 square 8 √8 एंगल 45 आ जाएगा, 10 एंगल 60 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा √8 एंगल 45। आप ये याद रखें जब A और B सेम हो और पॉजिटिव साइन हो तो एंगल हमेशा 45 आता है, नेगेटिव साइन हो तो एंगल -45 आता है। तो 3.53 और एंगल 60 - 45 क्योंकि डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 60 - 45 विल बी 15 डिग्री। ये हमारे पास आ गया आई। फाइंड हमें क्या करना है, एवरेज पावर फाइंड करनी है इम्पीडेंस की। तो इम्पीडेंस की एवरेज पावर फाइंड करने कैसे करेंगे, जो भी इम्पीडेंस लगी हुई है उनकी एवरेज पावर फाइंड कर लेते हैं। तो एवरेज पावर ऑफ रेजिस्टर क्या होती है 1/2 Vm Im। तो Vm क्या है 10, Im क्या है 3.53, क्या आ गया, या फिलहाल इसको पूरा लिख लें, थीटा v माइनस थीटा i, ये एवरेज पावर का फार्मूला है ना। तो Vm लिख लिया, Im लिख लिया, कॉस ऑफ थीटा v इज 60 डिग्री माइनस थीटा i इज 15 डिग्री। ये बनता है 17.65 plus cos 20। 12.48 होगा। एक मिनट, वोल्टेज का एंगल 60 है और तो ये बनता है 12.5 वाट रेजिस्टर की ये भी। अब 1/2 Vm Im अगर आपने यूज करना है सिर्फ, इससे भी फाइंड हो सकता है P एवरेज 1/2 Vm Im से। तो आपको याद रखना है कि 1/2 यही होगा, Im यही होगा 3.53, लेकिन
Vm अब कौन से वोल्टेज होंगे? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये वाले वोल्टेज जनरल वोल्टेज नहीं ले रहे हैं, जो इनपुट वोल्टेज है। अगर आप इस फार्मूले से प्योर रेजिस्टिव वाले फार्मूले से फाइंड कर रहे हैं तो फिर प्योर रेजिस्टिव में जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो लेनी है, तो वो भी हमें नहीं पता, या तो वो फाइंड कर ले। कैसे फाइंड कर सकते हैं? वोल्टेज डिवीजन से वी आर क्या हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 प्लस J2 इनटू टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इज 10 एंगल 60 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा 2 डिवाइड बाय √8 एंगल 45 डिग्री इनटू 10 इनटू 2 20 45 60 माइनस 45 एंगल आ गया 15 डिग्री 20 ओवर √8 7.07 एंगल 15 डिग्री। अब इस वाले को आपने यूज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप क्या पुट करेंगे 7.07, इसका आंसर क्या आएगा 12.5। 12.05 ये ठीक है 20 ओवर √8 7.07 into 3.53 12.48 ठीक है 12.48 अप्रोक्सीमेटली 12.5 ही बनता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो टोटल वोल्टेज यूज होगी, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टर के क्रॉस क्या वोल्टेज है वो यूज करनी है, दोनों से फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेजिस्टर की पावर। हमें कहा क्या है कि फाइंड करें इम्पीडेंस की एवरेज पावर कितनी है, तो इम्पीडेंस में J2 भी आता है, तो J2 की एवरेज पावर फाइंड कर लेते हैं। एवरेज पावर ऑफ J2 क्या होगी, इसको R कह लें, इसको इंडक्टेंस कह लें, 1/2 Vm is 10, Im is 3.53, cos of theta V is 60 degree minus theta I is 1/2 Vm Im cos of theta V is, theta V कितना है 60 and theta I is 15। क्या बनता है इसका आंसर? सॉरी हमने क्या किया है, एंगल्स यहाँ पर यहाँ पर भी हमने मिस्टेक कर दी है। फाइंड कर रहे हैं हम इसकी पावर,
इसकी पावर फाइंड कर रहे हैं, इसके वोल्टेज ही यूज करेंगे। इसके वोल्टेज क्या आएंगे, वोल्टेज डिवाइडर वोल्टेज Vj2 क्या होगा, J2 डिवाइड बाय 2 + J2 इंटू 10 एंगल 60 डिग्री। ये हो जाएगा 1 एंगल 90, ये हो जाएगा √8 एंगल 45 और 1 × 10 10 और एंगल 60 और 90 ऐड हो जाएंगे, 60 और 7.07 एंगल 105 एंगल 105 जी 7.07 और एंगल 105 डिग्री। ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस J2। तो अब फार्मूला में अगर हम पुट करें 1/2 Vm क्या है 7.07 इंटू 3.53 cos of theta v is 105 minus theta I is 15, क्या बना 105 minus 15 cos 90 0। तो पावर ऑफ एवरेज पावर ऑफ J2 इज 0। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि रिएक्टिव कंपोनेंट की अक्रॉस कोई पावर ड्रॉप नहीं होती, ठीक है। वो जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उतनी ही रिलीज कर देता है, तो उसके क्रॉस की पावर ड्रॉप नहीं होती। तो फार्मूला रेजिस्टिव के केस में ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो टोटल वोल्टेज Vm रेजिस्टर के केस में ली, उसमें 10 × 3.53 और डिफरेंस क्या बना था 60 - 15 डिग्री। तो वो जो ओवरऑल आंसर बना वो ना 12.5। प्योर रेजिस्टिव के केस में हमने क्या किया, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड किया और फिर 1/2 Vm Im cos of θ v - θ i अप्लाई किया। अब cos of θ v - θ i दोनों सेम हो गए थे जो हमने रेजिस्टर की, अच्छा वो मैंने इरेज कर दिया। रेजिस्टर के केस में जो वोल्टेज आई थी उसका थीटा और करंट का थीटा दोनों सेम हो गए, तो इसलिए θ v - θ i हमेशा 0 आएगा, तो cos 0 1 होता है, तो वो हम नहीं लिखते। तो उससे आंसर आया 12.48 जो कि 12.5 था अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा फिर हमने J2 के क्रॉस फाइंड करने की कोशिश की। तो J2 के क्रॉस फाइंड करते हुए हमने वोल्टेज J2 के क्रॉस फाइंड की। पहले वोल्टेज J2 के क्रॉस कैसे फाइंड की, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, और फिर इसको एवरेज पावर के फार्मूला में पुट करते हैं। तो क्योंकि एंगल का जो डिफरेंस बना वो 90 बना, cos 90 0 हो गया, तो इसलिए एवरेज पावर उसकी 0 होगी। तो रेजिस्टर के क्रॉस आई 12.5, इंडक्टर के क्रॉस आई 0, तो एवरेज पावर टोटल इम्पीडेंस पे कितनी ड्रॉप हुई 12.5, जो कि इक्वल है रेजिस्टर की पावर के ड्रॉप के। जो कि ये बात आपको बता रहे हैं कि रियल पावर जो आपकी एवरेज पावर है वो सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस ही ड्रॉप होती है, रिएक्टिव कंपोनेंट्स के क्रॉस ड्रॉप नहीं होती। तो सर्किट में जितने मर्जी रेजिस्टिव एलिमेंट और रिएक्टिव एलिमेंट लगे हुए हैं, तो जो ओवरऑल पावर एवरेज पावर ड्रॉप हो रही होगी वो सिर्फ रेजिस्टर्स के क्रॉस ड्रॉप हो रही होगी। एवरेज वो जितने भी रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं आप लिख सकते हैं थ्योरेटिकली कि एवरेज कंपोनेंट के अक्रॉस रिएक्टिव कंपोनेंट के क्रॉस एवरेज पावर 0 होती है, क्योंकि जो फेज डिफरेंस उनका बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो इसलिए वो
cos 90 0 आ जाता है, या आप ये लिख सकते हैं कि रिएक्टिव कंपोनेंट जितनी एनर्जी स्टोर करते हैं उतनी ही रिलीज कर देते हैं, तो ओवरऑल जो उनकी पावर बनती है उसका इम्पैक्ट 0 बनता है। तो हमेशा रेजिस्टिव कंपोनेंट के क्रॉस आपको रियल पावर मिलेगी। कहते हैं फाइंड द पावर सप्लाइड एंड द पावर absorbed by the each element। find power mean average power absorbed and average power supplied by the each element। एलिमेंट कितने हैं सर्किट में? 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें ये पता है कि जो एवरेज पावर है वो सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट के क्रॉस ड्रॉप होती है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट्स को अगर हम इग्नोर कर दें, उनको कैलकुलेट ना करें उनके क्रॉस पावर, क्योंकि हमें पता है वो 0 ही आनी है, तो कैलकुलेशंस आसान हो सकती हैं। अब पीछे देख लें, सर्किट में एक ही सोर्स है, तो जाहिर सी बात है जो पावर सप्लाइड होगी वो सोर्स की होगी, और बाकी जितनी भी पावर एब्जॉर्ब हो रही होगी वो रेजिस्टिव कंपोनेंट्स में हो रही होगी। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले इस पॉइंट का वोल्टेज, बाद में हम इसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं V1। तो यूजिंग नोडल एनालिसिस क्या बनेगा? V1 ओवर 4 - j2 प्लस V1 ओवर j2 प्लस V1 ओवर 2 - j2 इज इक्वल टू -2 एंगल 0 डिग्री। तो V1 क्या बनेगा? -4.21 -161.5 डिग्री। ये आ गया जी हमारे पास V1। अगर ये V1 है तो हम रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लेते हैं, और देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है एवरेज पावर का 1/2 प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए VmIm। ठीक है, एक आपने पावर के फार्मूला पहले भी पढ़े हुए हैं, वो किसके इक्वल है? Vm² ओवर R के इक्वल भी हो सकता है ये, और Im² R के इक्वल भी हो सकता है। ये फार्मूले भी एवरेज पावर के ही हैं। ठीक है, ओम लॉ से अगर आप Vm की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाता है, Im की वैल्यू पुट कर दें तो ये फार्मूला बन जाता है। तो अगर हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग करंट उसकी एवरेज पावर उस रेजिस्टिव कंपोनेंट की, और अगर वोल्टेज पता चल जाए तो तब भी हम उसकी एवरेज पावर फाइंड कर सकते हैं। तो इस ब्रांच का करंट क्या होगा? लेट्स इसको मैं कहता हूँ I1 कह देता हूँ।
इसको कह देता हूँ I2। I1 क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस J2। V1 इज 4.21 डिवाइड बाय 4 माइनस J2। तो I1 क्या आ गया, -0.94 0. minus 134.9 minus 134.9 I1। अगर I1 ये है तो यूजिंग दिस फार्मूला एवरेज पावर क्या होगी 4 ओम रजिस्टर की 1/2.94 स्क्वायर इंटू 4। 1.77 1.77 watt angle 90 एंगल सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो एवरेज पावर ऑफ 4 ओम आ गई 1.77 वाट। दूसरा 2 ओम रजिस्टर, क्योंकि एवरेज पावर सिर्फ रजिस्टर पे ही ड्रॉप होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, रजिस्टिव कंपोनेंट्स पे। तो I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 विल बी V1 ओवर 2 माइनस J2। तो V1 कितना है 0.9 सॉरी V1 कितना था 4.21 एंगल माइनस 161 और 2 माइनस J2 से डिवाइड कर दें, ये अंडर रूट 8 एंगल। तो I2 हमारे पास कितना आ जाएगा 1.48 angle minus 116.5 माइनस 116.5 हाँ ये आ गया I2। तो अब इस रजिस्टर में से I2 पास कर रहा है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे 1/2 1.48 Im स्क्वायर इंटू R इज 2। ये कितना बनता है ये बनता है 2.21 2.21 वाट। ये तो आ गए पैसिव कंपोनेंट हमारे। अब एवरेज पावर ऑफ सोर्स क्या होगी, एवरेज पावर ऑफ सोर्स विल बी 1/2 Vm Im cos of theta v minus theta I। तो V सोर्स का वोल्टेज क्या है Vm, वोल्टेज क्रॉस सोर्स इज V1। तो V1 मैग्नीट्यूड 4.21 Im क्या है 2 एंगल 0 cos of theta v is minus 161.5 minus 0। इसका आंसर क्या बनता है minus 3.99 माइनस 3.99। तो रजिस्टर की पावर को अगर ऐड करें P4 ओम प्लस P2 ओम को ऐड करें तो कितना बनता है P4 ओम कितनी थी 1.77 वाट प्लस 2.21 वाट, ये कितनी बनी 3.98 रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हुई और ऑलमोस्ट 3.98
99 सप्लाई हो रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पावर सप्लाइड पावर एब्जॉर्ब के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ इंटेलिजेंस थ्योरम है कि पावर सप्लाइड हमेशा पावर अप्लाइड के इक्वल होगी। तो आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाइड जो हमने फाइंड की वो -3.999, पावर एब्जॉर्ब जो हमने फाइंड की वो सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट के क्रॉस फाइंड की। आप J2 और -J2 के क्रॉस भी फाइंड करके देख लीजिएगा, वो 0 आएगी। ठीक है, वो हमेशा 0 आएगी। तो इसलिए हमने रिएक्टिव कंपोनेंट के क्रॉस पावर फाइंड नहीं की, लेकिन आपने फाइंड करके देख लेना है, वो 0 आएगी। किस फार्मूला से? 1/2 VMIM cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा आई। लेकिन जो वोल्टेज आपने यूज़ करनी है वो आपने वोल्टेज क्रॉस रिएक्टिव कंपोनेंट यूज़ करना है। ठीक है, तो उसका आंसर 0 आएगा। और नज़र भी आ रहा है कि सिर्फ हमने रेजिस्टिव की पावर फाइंड करके उसको ऐड किया तो वो इक्वल आ गया पावर सप्लाइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज रियल एवरेज पावर सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट के क्रॉस ही ड्रॉप होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं पावर फाइंड करें क्रॉस 4 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर। एवरेज पावर हमने फाइंड करनी है क्रॉस 4 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, बेशक उसने कहा है कि 4 ओम और 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस ही फाइंड करें, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स पे अगर आप गौर करें तो वो सारे पैसिव कंपोनेंट्स में मैं बात कर रहा हूँ वो रिएक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उनके क्रॉस तो ड्रॉप होनी नहीं। J2 J3 और -J2 की क्रॉस तो एवरेज पावर 0 होगी। तो पीछे क्या रह गया? 4 ओम और 3 ओम, यही वो दो कंपोनेंट्स हैं जिनके अक्रॉस इन तीनों सोर्सेज की वजह से जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो ड्रॉप हो रही है। तो फाइंड करते हैं। हमें बेसिकली अगर इन दोनों में से किसी का करंट या वोल्टेज पता चल जाए तो हम ये फार्मूला यूज करते हुए I² वाला पावर फाइंड कर सकते हैं, या अगर वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाए तो V²/R। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हम या तो इन रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें या इनके थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो फाइंड कर लें। तो सबसे आसान जो इक्वेशन लग रही है वो है नोडल एनालिसिस की, क्योंकि दो इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी सिर्फ, और हमारे पास दो वोल्टेजेस आ जाएंगे V1 और V2। ये वोल्टेजेस आने से फ़ायदा क्या है कि हम 4 और 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं या इनके थ्रू करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं, नोडल एनालिसिस की इक्वेशन क्या होगी? V1 - 12 डिवाइड बाय 3 प्लस J2, V1 - 12 डिवाइड बाय 3 प्लस J2 प्लस V1 - 6 डिवाइड बाय J3 प्लस V1 - V2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी V2 की? V2 और -J2 प्लस V2 - V1 और 4 इज इक्वल टू 3/10।
इसको इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास V2 की वैल्यू पुट कर दें। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास V1 और V2 आ जाएंगे। तो V1 और V2 आने का मतलब है कि आपके पास इसका वोल्टेज ड्रॉप भी आप फाइंड कर सकते हैं या इसका करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका करंट क्या हो सकता है? यूजिंग ओम्स लॉ V1 माइनस V2 ओवर 4 इस रेजिस्टर का करंट, या इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1/2, ये वाला फॉर्मूला। V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1/2, इसके क्रॉस पावर आ जाएगी। और इसी तरह ये कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? इस ब्रांच का करंट क्या होगा? इस ब्रांच का करंट या इस ब्रांच के वोल्टेज क्या होंगे? आपको वोल्टेज चाहिए सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस, तो बेहतर ये है कि आप करंट फाइंड कर लें। करंट क्या होगा? V1 माइनस 12 एंगल 0, ये करंट है जो I1 किसके इक्वल होगा? V1 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 प्लस J2। जैसे ही ये करंट आएगा आपके पास एक मैग्नीट्यूड आएगा, एक एंगल आएगा। तो मैग्नीट्यूड को आपने यूज कर लेना है, 1/2 Im स्क्वायर इंटू R कितना है? 3 ohms। तो ये आपके पास इसकी पावर आ जाएगी, 4 ohm की पावर और 3 ohm की पावर ड्रॉप। तो बेसिकली क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसलिए आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ करें, चाहे लीनियर अलजेब्रा का मेथड यूज़ करें या सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, आपको V1 और V2 फाइंड करने पड़ेंगे खुद। तो एक को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ आने के बाद आपने क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको इसका वोल्टेज ड्रॉप चाहिए ताकि आप ये फार्मूला यूज़ कर सकें, या इसका करंट चाहिए ताकि आप ये फार्मूला यूज़ कर सकें। तो जो भी आपको इजी लगता है वो फाइंड करके पावर फाइंड कर लें। सेम 3 के केस में V1 आ चुका है, अब आपको क्या चाहिए? या तो 3 का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए या 3 में से जो करंट पास कर रहा है वो चाहिए, ताकि आप ये फार्मूलाज यूज़ करके उनकी पावर को फाइंड कर सकें। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने पावर सप्लाइड और पावर एब्जॉर्ब ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। वोल्टेज V1 फाइंड कर लेते हैं। V1 बाय 4 प्लस V1 माइनस 4 एंगल 30 डिवाइड बाय माइनस J2 प्लस और इक्वल टू माइनस 12 एंगल 0। तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 प्लस 1 ओवर माइनस J2 इक्वल टू माइनस 12 एंगल 0 माइनस 4 एंगल 30 V1 किसके इक्वल है?
23.46. V1 इसको सॉल्व करने से V1 आ जाता है 23.46 एंगल 108.97. 08.97. इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास V1 ये आ जाएगा। V1 आपके पास आ गया। आपने इस एलिमेंट की पावर और पावर सप्लाई फाइंड करनी है। तो हम पहले 4 की फाइंड कर लेते हैं। P4 ओम कितनी होगी 1/2। वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम इज V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर और R वाले फार्मूला से। तो Vm बेसिकली यहाँ पर यूज होगा। V1 का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। मैग्नीट्यूड कितना है 23.46 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। P4 ओम कितनी होगी 68.7. P4 ओम कितनी आ रही है 68.7. दोबारा से कैलकुलेट कर, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। इस इक्वेशन से V1 फाइंड कर, V1/4 V1 minus 4 angle 30 divided by minus J2 और equal to minus 12 V1 ये आ रहा है 23.46। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको -12 लिख दिया था। ये जाहिर सी बात है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके +12 हो जाएगा। तो इसको +12 से सॉल्व करें तो V1 आता है 19.91 एंगल -72.38। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी P4 ओम 1/2 V1 का मैग्नीट्यूड क्या है 19.91 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये कितना बन जाता है 49.55 वॉट। ये तो होगी इसकी पावर। अब फाइंड करते हैं ये करंट, इसको हम कह लेते हैं I1। I1 किसके इक्वल हो गया I1 होगा V1 minus 4 angle 30 V1 minus 4 angle 30 divided by minus J2। तो V1 हमें पता है कितना है 19.91 minus 72.38 minus 4 angle 30 divided by minus J2। I1 कितना आ जाता है हमारे पास -4 angle 30 minus 72.38 है ये। ये 10.56 angle 6.96 एंगल। अच्छा I1 हमारे पास आ गया, तो हम इस सोर्स की इसको S1 कह लें, इसको S2 कह लें। तो PS2 पावर सोर्स 2 फाइंड करते हैं, उसकी पावर फाइंड करते हैं। तो किसके इक्वल होगी 1/2 Vm I am cos of theta V minus theta I
तो यहाँ पर VM सोर्स के वोल्टेज क्या है 4, सोर्स के करंट क्या है 10.56, कॉज ऑफ वोल्टेज का एंगल क्या है 30, करंट का एंगल क्या है 6.96। तो ये क्या बनता है सेकंड सोर्स 19.43 19.43, थोड़ा ज़्यादा नहीं बनना चाहिए 19.43। ठीक है, अब आप देखते हैं पैसिव साइन कन्वेंशन क्या है कि I1 की डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है। तो पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर आपका करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा हो और पावर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, अदरवाइज वो सोर्स पावर सप्लाई कर रहा होता है अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए। तो अगर ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा वाला सोर्स भी पावर सप्लाई कर रहा होगा, उसको भी देख लेते हैं। अब ये V1 क्या है, एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम भी है और ये V1 वोल्टेज अक्रॉस दिस 12 एम्पीयर सोर्स भी है। ठीक है, तो अगेन सोर्स 1 की पावर फाइंड कर लेते हैं 1/2 VM IM cos ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। VM वोल्टेज कितना है, सोर्स का वोल्टेज V1 है, V1 का मैग्नीट्यूड कितना है 19.91, IM करंट। अब आप देख लें वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो ये है, करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा हो तो पोलैरिटी के साथ नेगेटिव है, तो हम कहते हैं ये सप्लाई कर रहा है। अब इस केस में इसका जो वोल्टेज है अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक करंट I2 ले लिया, इसको I2 के लिहाज से करते हैं। तो I2 इज -12 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, I2 जाहिर सी बात है नजर आ रहा है किसके ऑपोजिट। तो PS1 क्या होगा, वोल्टेज क्रॉस PS1 इज 19.91 V1 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है। I2 इज -12 एंगल 0, एंगल तो यहाँ लिखना ही है, सॉरी -12 और कॉज ऑफ, अच्छा मैग्नीट्यूड में हम नॉर्मली करते क्या है कि नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम इस एंगल में 180 डिग्री ऐड कर देते हैं। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 12 एंगल 180 डिग्री, 0 में मैं 180 डिग्री ऐड कर दूँ। उस केस में क्या हो जाएगा, ये +12 और एंगल यहाँ पे आ जाएगा। थीटा V इज -72.38 और थीटा V माइनस 180। तो इसका आंसर क्या बनता है, -36.16। -36 तो नहीं बनना चाहिए इसको। अच्छा, ये पॉज करके हमने थोड़ी कैलकुलेशन किया,
इसको रीचेक कर लीजिएगा। और जो V1 आता है वो आया था 19.91 और एंगल -72 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये एंगल जो है वो -54.48 आता है, -54.48। तो मैंने जो लिया है 19.91 और एंगल है -54.48। तो इसकी वजह से सारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अपडेट हुई हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा 49.55 वॉट। इसमें जो I1 हमने कैलकुलेट किया था वो -72 से किया था, -54 से किया है, तो वो आता है 9.96, 23.99 एंगल। अब इस वाली वैल्यू को यूज़ किया तो हमारे पास जो सोर्स 2 की पावर एब्जॉर्ब आती है वो 19.81 वॉट है। इसी तरह सोर्स 1 की पावर पे आते हैं 12। तो I2 हमने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो उसकी वैल्यू क्या देंगे -12 एंगल 0 या 12 एंगल में 180 डिग्री ऐड कर देंगे, 12 एंगल 180। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर P1/2, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 19.91, करंट का मैग्नीट्यूड 12 इंटू कॉस ऑफ, अब यहाँ पर ये दोबारा 72 यूज हुआ है, ये एंगल 72 नहीं था, ये है एंगल 54 -54.48 -54.48 ठीक है। तो ये आंसर आता है -69.4047 -69.4047 वॉट। तो माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको कि ये सोर्स पावर सप्लाई कर रहा है। तो आप 19.81 जो कि सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और इस रेजिस्टर की पावर को अगर ऐड कर लें 49.55 प्लस 19.81 तो ये क्या बनती है 69.36 69.36। ये अप्रॉक्सीमेटली इस पावर के इक्वल बनती है। तो पावर सप्लाइड पावर एब्जॉर्ब के इक्वल होती है। पावर सप्लाई कर रहा है ये सोर्स, ये रजिस्टर भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और ये सोर्स भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। पीछे रह गया -J2, उसने क्या सब कंपोनेंट की पावर फाइंड करें। वैसे तो हमें पता है कि रिएक्टिव कंपोनेंट की पावर 0 होती है, लेकिन हम इसको फाइंड भी कर लेते हैं क्योंकि बाकी हमने क्वेश्चन में रिएक्टिव कंपोनेंट की पावर फाइंड नहीं की। तो ये करके देख लेते हैं, आप देखेंगे कि वो 0 आती है। I1 हमें पता है, I1 हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी इसका वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप ऑफ -J2 क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ -J2 होगा V1 -4 एंगल 30। ठीक है, इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो ये इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो V1 क्या था हमारे पास 19.91 54.48 -4 एंगल 30। तो ये क्या आता है V of J2 this is 19.92 minus 66.05 05 अच्छा VM वोल्टेज इसका क्या आ गया 19.92। I1 की वैल्यू क्या थी 9.96 और cos ऑफ V वोल्टेज का एंगल क्या है -66.05 माइनस करंट एंगल क्या है 23.99। तो ये क्या बन जाता है 66.05 minus 0.06 minus 0.06 approximately equal to 0. So cos 0 0 हो जाएगा। तो पावर ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगी 0।
तो रजिस्टर पावर एब्जॉर्ब कर रहा था वो पावर है 49.55 वॉट। ये सोर्स पावर एब्जॉर्ब कर रहा था वो पावर है 69.36। इन दोनों को ऐड करें तो 69 पॉइंट समथिंग बनता है, और ये कोई पावर एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा था। तो फिर नेचुरली वोल्टेज सोर्स जो पावर सप्लाई कर रहा है उसकी पावर भी 69 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि दो पावर एब्जॉर्ब का सम इतना बन रहा है। तो फिर हमने फाइंड किया वो -69.4047 बना, तकरीबन उतना ही बना। तो इससे प्रूव होता है कि पावर सप्लाई पावर एब्जॉर्ब के इक्वल होती है।